हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन अनदर लेक्चर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। आज जो है हम एसएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% श्योर है। ठीक है, तो आज जो है हम फंडामेंटल राइट्स पे जो हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का उसको डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स पढ़े तो हैं, उनको आते तो हैं, बट वो बीच बीच में भूल जाते हैं या फिर वो रिवाइज नहीं करते, जिस वजह से एग्ज़ाम में आप गलत करके आएंगे। ठीक है, तो आज जिन्होंने पढ़ लिए हैं फंडामेंटल राइट्स उनके लिए ये रिवीजन वीडियो होने वाला है, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़े हैं, जिनको नहीं पता है, जिनको याद नहीं होते हैं, उनको आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपको याद हो जाएंगे। और देखिए, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि एसएसटी पे वीडियो बनाई जाए, 60 मार्क्स की है, कैसे कवर होगा। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम आने से पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगी, तो मैं 100% आपका सिलेबस कवर कर दूंगी। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। और सॉरी यार, जिन लोगों ने साइकोलॉजी की डिमांड की थी उनके लिए आज मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे लिए देखिए, मुझे ऑडियंस इकट्ठा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है उन लोगों की हेल्प करना जो कि किसी वजह से कोचिंग नहीं ले पाते, किसी वजह से चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, मेरा मकसद है उन लोगों की हेल्प करना जिनका एग्ज़ाम जो है, जिनका टैट जो है वो काफ़ी टाइम से क्रैक हो ही नहीं रहा है, बहुत कोशिशों के बाद भी। यार, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 7-8 सालों से कॉन्टीन्यूसली जो है एचपी टैट की ही तैयारी कर रहे हैं और उनसे एचपी टैट ही नहीं निकल पा रहा है। ऐसे लोगों की हेल्प करना मेरा मकसद है। और मैंने एक पोल भी कंडक्ट करवाया था जिसमें आपका बहुत लोगों का रिस्पांस जो है वो साइकोलॉजी की तरफ था कि साइकोलॉजी पे ही वीडियोस डाली जाए। देखिए, साइकोलॉजी पे ऑलरेडी हमने 10 से 12 वीडियोस जो है वो डाली हुई हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आई होप कि 50% जो आपका सिलेबस है साइकोलॉजी का वो उनसे कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचता है 40 to 50% वो हम कवर कर लेंगे। आपके सिर्फ 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के, वही बचते हैं और वो भी हम कवर कर लेंगे। और आज जो है हम एसएसटी पे डिस्कशन कर लेते हैं। एसएसटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 60 मार्क्स की आती है, साइकोलॉजी आपकी 30 मार्क्स की आएगी। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा वेटेज है उसको भी डिस्कस कर लेना चाहिए। मुझे पता है कि साइकोलॉजी की डिमांड बच्चे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि मेडिकल, नॉन मेडिकल के हैं और फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर। इसलिए बच्चे जो है ज़्यादातर डिमांड साइकोलॉजी की ही करते हैं। बट कोई बात नहीं, साइकोलॉजी पे भी वीडियोज़ आएंगी, आप ऑफेंड मत होना। बाकी आज जो है हम एसएसटी पे लेक्चर कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको ये नहीं समझाऊंगी कि अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं, क्योंकि इतना आपको पता ही होगा। आप बीएड तक पहुंच गए हैं, बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं। ठीक है, तो आपका लेवल इतना भी वीक नहीं है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें समझानी पड़े। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगी। 9th-10th से जो है आप ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं। अब जो है आपको सिर्फ उस चीज़ की ज़रूरत है कि कौन सा जो अधिकार है आपका वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, तो हम उन चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उस तरह से मैं आपको आज ये कवर करवाऊंगी टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके मूल अधिकार हैं, वो आपके जो हमारा संविधान है उसके कौन से भाग में लिखे हुए हैं। तो उनका जो वर्णन है वो आपके किया गया है भाग 3 में। ठीक है, वो है आपका पार्ट 3। और कौन से आर्टिकल से लेकर कहाँ से कहाँ तक जो है उनका वर्णन किया गया है, तो वो आपके संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, और 35 के बाद 36 से जो है आपका जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डीपीएसपी जो है आपके, ठीक है, वो शुरू हो जाते हैं। 36 से लेकर 51 तक जो है वो आपके डीपीएसपी आ जाते हैं। और 12 से लेकर 35 तक जो है आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। आपने ये याद रखना है कि कौन से आर्टिकल में है और कौन से भाग में है। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपका भाग 3 है। राइट,
संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये जो लाइन है ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने एज इट इज़ याद रखनी है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि संविधान के कौन से भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा जो है वो संविधान के भाग 3 को कहा जाता है, क्योंकि भाग 3 में जो है आपके फंडामेंटल राइट्स जो है उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स तो हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स हैं कितने, आपको कितने फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मिले हैं, संविधान ने कितने फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लेख है वो किया हुआ है संविधान में। तो वो है आपके टोटल 6 मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, जिनका वर्णन आपके संविधान में किया गया है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं। कौन कौन से हैं हम आगे एक एक करके देखेंगे। फिर आप देखिए 1978 में 1978 में क्या हुआ था, 44th जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन किया गया था संविधान में। ठीक है, कब किया गया था, ये किया गया था आपका 1978 में 1978 में। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। मैं बीच बीच में मैं बाइलिंगुअल चलती हूँ, ठीक है, इंग्लिश में भी डिस्कस करती हूँ और हिंदी में भी डिस्कस करती हूँ। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो आपका जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था संविधान में 1978 में। उस टाइम जो है ये अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और रखा कहाँ गया है, ऐसा नहीं है कि आपको संपत्ति का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार जो है वो आपको अभी भी है, राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी आपको है, आप अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, बट अब वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, उसको फंडामेंटल राइट्स की जो कैटेगरी है उसमें से बाहर कर दिया गया है। अब इसे जो है आपके आर्टिकल 300A में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल कर जो है अब कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, कौन से आर्टिकल में उसका वर्णन किया गया है, तो वो है आपका आर्टिकल 300A। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, अब ये जो है आपका साधारण अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है, मूल अधिकार अब ये नहीं है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि कौन सा जो अधिकार है अब हमारा मूल अधिकार नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें आपका संपत्ति का अधिकार भी एक ऑप्शन होगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार है वो अब आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा संविधान के अनुसार जो है हमें इंडियंस को जो है 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं संविधान के अकॉर्डिंग। जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो कौन कौन से हैं, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपके पास समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार भी इसे कहते हैं। ये है आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, देखिए 14 में कुछ अलग लिखा गया है, 15 में अलग है, 16 में अलग है, 17, 18 इस तरह अलग अलग का जो इसमें वर्णन है वो किया गया है। बट आपने ओवरऑल जो याद रखना है वो रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि समानता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में सम्मिलित है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको नीचे 3-4 दिए गए होंगे, जिसमें आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये भी होगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समानता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक मेंशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल जो 14 है आपका, अनुच्छेद जो 14 है, उसमें है कानून के समक्ष समानता। कि कानून के समक्ष क्या है, आप सभी समान हैं। कानून की नज़र में कोई भी व्यक्ति जो है वो छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है, सभी व्यक्ति एक समान हैं। ये लिखा गया है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 15 में लिखा गया है धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में देखते हैं, आर्टिकल 16 में लिखा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आपने बस ये वाली लाइन याद रखनी है, अवसर की समानता। ठीक है, अनुच्छेद 16 में जो है अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो बात है वो आर्टिकल 16 में की गई है। आपने याद रखना है, पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा गया है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आर्टिकल 17 देखिए, आर्टिकल 17 में आपके लिखा गया है अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत क्या होता है, छुआछूत का अंत करना है, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। ये बात जो है आपकी अनुच्छेद 17 में लिखी गई है।
फिर है आपका आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में लिखा गया है सेना या विद्या संबंधी जो सम्मान है उनके अलावा किसी भी उपाधि जो है वो नहीं ली जाएगी। उन सभी उपाधियों पर जो है वो रोक लगाई गई है। ठीक है, सिर्फ आपके जो है सेना और विद्या संबंधी जो सम्मान है, सेना में जैसे आपके जो मेडल्स मिलते हैं उनके अलावा और जो आपके एकेडमिक्स जो मेडल्स आपको दिए जाते हैं, जो अवार्ड्स जो आपको दिए जाते हैं, उनके अलावा जो है सभी उपाधियों पर जो है वो रोक लगा दी गई है आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है वो आपका आर्टिकल 19 से लेकर 21 तक है। इसमें हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 19 है उसमें आपके कहा गया है 6 प्रकार के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा जो है आर्टिकल 19 में दी गई हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसमें से क्वेश्चन जो है बनने की पूरी उम्मीद है। आपने याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के कौन से अनुच्छेद में मेंशन है, तो वो है आपका आर्टिकल 19। सम्मेलन, आप सम्मेलन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, निवास की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये सारी जो स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, इनका वर्णन जो है आर्टिकल 19 में किया गया है। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में आपको कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधियों के अधिकार हैं अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 21 जो है इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। राइट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इसमें जो है आपके जीवन की जो स्वतंत्रता है वो आपको इसमें दी गई है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी इमरजेंसी है उसमें जो है कौन से 2 आर्टिकल है जिनको निलंबित नहीं किया जाता है, तो वो है आपके आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, आर्टिकल 20 एंड 21 जो है आपके निलंबित नहीं किए जाते हैं इमरजेंसी में भी। बाकी जो सारे के सारे आर्टिकल हैं वो आपके निलंबित कर दिए जाते हैं जब भी देश में इमरजेंसी लगती है। तो ये भी आपने याद रखना है, 20 और 21 जो आर्टिकल है वो आपके निलंबित नहीं होते हैं। और 21 में जो है आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो आपको मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो है आपका बाद में जोड़ा गया है। आर्टिकल 21A है वो आपको शिक्षा का अधिकार देता है। 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है वो इसमें दिया गया है। ये वाला आर्टिकल आपने याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। जैसे कि ये भी अपराधियों के लिए हैं कि जब आपको कोई अरेस्ट करता है तो सबसे पहले उसको आपको अरेस्ट करने का कारण बताना होगा, फिर 24 आवर्स के अंदर जो है आपको किसी न्यायालय में जो है वो पेश करना होगा। इस तरह के संरक्षण जो है वो आर्टिकल 22 आपको प्रदान करता है। आर्टिकल 22 जो है वो आपको प्रोवाइड करवाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आपने चीज़ें याद रखनी हैं। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए HP टेट का एग्ज़ाम जो है ना वो बहुत फैक्चुअल होता है, तो आपसे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। आपसे कुछ पूछा जाएगा तो सिर्फ यही कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ मेंशन है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो है आपका आर्टिकल 23 और 24 में। इसमें क्या क्या है? आर्टिकल 23 में पहले देखते हैं, इसमें है बाल श्रम का निषेध। जो आपका 23 है ये छोटे बच्चों का जो चाइल्ड लेबर है उसके प्रतिषेध की बात करता है। ठीक है, कि छोटे बच्चों से जो है वो बिल्कुल भी काम ना करवाया जाए, वो है आपका आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 में है आपके कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, कि ऐसे ऐसे कारखाने जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जहाँ पर बच्चों के लिए खतरा है वहाँ पर जो है बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा, ये कहता है आपका आर्टिकल 24। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। इसमें हम देखते हैं आर्टिकल, देखिए आजकल जो है धर्म के मामले भी बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, चर्चा में हैं। ठीक है, करंट के जो मुद्दे हैं बने हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने ये भी याद कर लेना है। देखिए क्वेश्चन के ट्रेंड को समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी आपका करंट में इशू चल रहा होता है उसी को उठाकर जो है वो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है उससे रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
अगर करंट में धार्मिक मुद्दे चले हुए हैं तो आपसे धर्म की स्वतंत्रता पे जो आपके अधिकार हैं उनसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसमें आर्टिकल 25 की अगर मैं बात करूं तो ये आपको देता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। देखिए, धर्म परिवर्तन करना गुनाह नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन करवाना गुनाह है। ठीक है, आप जबरदस्ती किसी से धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, जो है वो अपराध है, संविधान के अकॉर्डिंग जो है वो अपराध है। बट अगर आप अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो वो है आपका आर्टिकल 25, जिसमें आप किसी भी धर्म को मानने के लिए, अबाध रूप से उसका आचरण करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। राइट, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 आपको बोलता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप धार्मिक जो धर्म से संबंधित कार्य हैं उनके प्रबंध की आपको स्वतंत्रता आर्टिकल 26 प्रदान करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। देखिए, आप धार्मिक संस्थान जो है वो खोल सकते हैं कि सरकारी शिक्षा संस्थान है, सरकारी जो शिक्षण संस्थान है आपके, उनमें धार्मिक जो शिक्षा है वो आप नहीं दे सकते। जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, ठीक है, जो भी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें आप जो है धर्म से रिलेटेड जो शिक्षा है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप धार्मिक शिक्षा बच्चों को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, सभी धर्मों को जो है एक सम्मान, एक दृष्टि से देखा जाता है। तो आप किसी भी सरकारी शिक्षण जो संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये कहता है आपका आर्टिकल 28, आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। 29 आर्टिकल कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। देखिए, जो आपके माइनॉरिटीज़ में हैं, अल्पसंख्यक जो हैं आपके, ठीक है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो लिपि है, उनकी जो संस्कृति है, उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है वो आपके संविधान के आर्टिकल 29 में है। फिर है आर्टिकल 30। आर्टिकल जो 30 है वो कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, कि जो आपके माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक जो वर्ग है आपके, वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनके प्रशासन का उनको भी इक्वली अधिकार है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 30 में आता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपका आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 32। ये आपने याद रखना ही रखना है, चाहे आप इसको रट लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 32 आपका कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कैसा होता है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, मूल अधिकारों को परिवर्तित करवाने के लिए, देखिए जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, अगर आपके जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जो है आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, आप जो है उसके लिए उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी शरण में जा सकते हैं। ये कहता है आपका आर्टिकल 32। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और मैक्सिमम टाइम जो है ये पूछा जाता है। और ये जो आपका आर्टिकल 32 है, इसको डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे आपके, अंबेडकर जो है इन्होंने आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसने जो है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान की आत्मा जो है वो आर्टिकल 32 को कहा है, और किसने कहा है, वो आपके कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इम्पॉर्टेंट नाम है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, आपको तीनों ही चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, संविधान की आत्मा जो है आर्टिकल 32 को कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो यही है। आपने आर्टिकल 32, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 28,
ये 4-5 आर्टिकल जो है वो आपने याद कर लेने हैं। बाकी अगर आपको याद नहीं होते हैं, देखिए कोशिश तो करनी है कि आप सारे के सारे याद करो, बट अगर आपको नहीं हो रहे हैं तो ये 4-5 आर्टिकल जो हैं वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे बता दिए कि इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने उसी फॉर्म में क्वेश्चन याद रखने हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।